जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें चल रहा है हमारा भारतीय इतिहास और यह है प्राचीन भारत। अभी हम पढ़ेंगे गुप्त काल उत्तर, मीन्स गुप्त काल के बाद, यानी 540 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक का कार्यकाल, ठीक ना, जिसको हम लोग मेनली वर्धन वर्ष कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपना, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्पभूति वर्धन ने। पुष्पभूति वर्धन ने वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश का स्थापना किया था। आगे सुमेलित करना है, राज्य और राजधानी दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। तो वर्धन वंश का जो राजधानी था वो था थानेश्वर, मोखरी का कन्नौज, वाकाटक पुरी का और मैत्रक का वल्लभी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। राजवंश और उसके संस्थापक दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। तो वर्धन वंश का कौन था? पुष्पभूति। वर्धन वंश का कौन था? पुष्पभूति। मैखरी का कौन था? मैखरी। मैखरी का था ईशान वर्मा। मैखरी का ईशान वर्मा। बाकाटक, बाकाटक का था विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति। मैत्रक का भट्टार्क, भट्टार्क। कदम्ब राज्य का स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैजंती या वनवासी को, वैजंती या वनवासी को उसने अपना राजधानी बनाया। यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा खराब है, पर मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ये था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान लेखक था। हर्ष रचित किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हर्ष चरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये आया था हेनसांग। हेनसांग। हर्षवर्धन के टाइम में हेनसांग आया था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान आया था। ये दोनों मीन्स चीन का यात्री था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट का राजदरबारी कवि था? बाणभट्ट किस सम्राट का राजदरबारी कवि था? हर्षवर्धन का, तभी तो उसने हर्षचरित लिखा। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका जानकारी मिलता है। प्रतापशील हून हरिण केसरी महाराज धीराज नामक उपाधि निम्नलिखित में से किसने धारण किया था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर बी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? कन्नौज। कन्नौज। आंसर होगा सी। शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा जाता है? शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को। ऑप्शन होगा बी। हेंगसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हेंगसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन। ऑप्शन क्या होगा? सी। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। शशांक। ऑप्शन क्या होगा? ए। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? कन्नौज। कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? मीन्स हर्ष चरित्र किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा इलाहाबाद, प्रयाग या प्रयागराज में आयोजित करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा। हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था?
मौखरी नरेश गरम वर्मा के साथ, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? अग्रज मीन्स होता है बड़े भाई, ठीक ना। उसकी हत्या गौड़ नरेश शशांक ने किया, गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत का स्थापना किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। हेंगसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? मथुरा, मथुरा। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर के, थानेश्वर। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ये किया था कन्नौज व प्रयाग में, कन्नौज व प्रयाग दोनों उत्तर प्रदेश में है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? इसके नाटककार है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है सीयू की रचना, सीयू की का उसने रचना किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? मीन्स पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ये शासक था बातपी या बादामी का। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम क्या था? उनका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुंग के साथ एक राजदूत भेजा? ये किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन के शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तृत वर्णन किया? प्रश्न को ऐसे समझो, चीन का वह यात्री या वह मिशन होता है जो धर्म प्रचार करने के लिए था, मिशनरी, जो हर्षवर्धन के बाद आया और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उस पर अपना टिप्पणी डाला, वो था वांग हवेन से, वांग हवेन से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? हेनसांग को, हेनसांग को। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहे थे? ये रहे थे 14 वर्ष, 14 वर्ष। हेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? कन्नौज, कन्नौज। ऑप्शन क्या होगा? ए। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला का प्रारंभ किया हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणावर्ती आक्रमण को या अग्रगमन को रोका, किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों के आय दान स्वरूप दिया था? अगर 100 गांव का जितना इनकम होगा वो नालंदा विश्वविद्यालय को दिया था हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने दिया था। यहाँ पे रचना और रचनाकार दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। तो हर्षचरित्र या कादम्बरी लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक ये लिखा गया था भर्तृहरि के द्वारा, भर्तृहरि के द्वारा। सूर्य शतक, सूर्य शतक लिखा गया था मयूर के द्वारा, मयूर के द्वारा। और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद ये लिखा गया था हर्षवर्धन के द्वारा। इसको फिर से रिपीट कर लो, इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखा बाणभट्ट, बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक ये भर्तृहरि। सूर्य शतक लिखा मयूर
और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कालिदास नहीं है, जबकि बाणभट्ट, भृतहरि और मयूर संबंधित है। कालिदास गुप्त काल से संबंधित है। आगे कथन और कारण दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है या क्या करता है वो आपको देखना है। यहाँ पे हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, बिल्कुल सही है, वो पुराने ही प्रणाली पर चलता रहा। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली से कुछ संसाधनों का साथ अपनाया, मीन्स गुप्त काल से उन्होंने कुछ लिया, तो दोनों सही भी है और मीन्स रेक्टिफाई भी करता है कि बिल्कुल सही है ये। तो ए और आर दोनों सही है और आर क्या करता है, सही व्याख्या करता है। मीन्स नया शासन प्रणाली का जन्म नहीं किया, तो वो कहाँ से लिया, तो गुप्त शासन काल से लिया, मीन्स वो उसको व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए बन जाता है। आगे प्रश्न है, कौन इसमें से सही सुमेलित है? यहाँ पे आपका क्या होगा, कौन कौन सा सही सुमेलित है आपको मिलाना है। तो अवंती ये कहा जाता था हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री को, सिंहनाद महासेनापति को और कुंतल सेनापति या अश्वसेना को। तो यहाँ पे सारे सही है, आंसर क्या बन जाएगा, डी, उपरोक्त सभी सही है। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, ये हेनसांग ने कहा था, चीनी यात्री हेनसांग ने कहा था। अग्रहार का अर्थ क्या होता है? अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान को अग्रहार कहा जाता है। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग कहाँ होता था? खेत की सिंचाई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एड़ी पत्ती का अर्थ क्या था? जलाशय की भूमि, जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? 1/6 से लेकर 1/10 तक। यही सेम क्या था, 1/6 किसका था? गुप्त काल में भी था, भी पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में। मैखरी शासकों की राजधानी डैश थी, मैखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? वेनसांग से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो टोटल 55 प्रश्न थे, मैंने वो कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो जरूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिए। पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। आगे हमारा है विविध मीन्स मिसलेनियस प्राचीन भारत का, वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका प्राचीन भारत का मास्टर वीडियो आ जाएगा, उसको देखने से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मीन्स मिसलेनियस में, तब तक के लिए जय हिंद।